स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं बिहार के जलप्रपात के बारे में, यानी कि वाटरफॉल्स इन बिहार। ठीक है, तो बिहार के वाटरफॉल के बारे में बात करने से पहले हम बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में जानते हैं पहले से ही कि बिहार के उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी है और बिहार के दक्षिण में छोटा नागपुर का पठारी एरिया का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी तरह की नदियाँ अगर किसी जगह से बह रही हैं, अगर वो पहाड़ी एरिया से या पठारी एरिया से होकर गुजरेंगी तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं जलप्रपात का निर्माण करेंगी। बिहार का मैप हमने देखा है, एक बार फिर से देखते हैं बिहार का मैप। देखिए, करीब करीब बिहार का मैप ऐसा ही बनता है। ठीक है, गंगा नदी इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। बिहार का मैप हमने ऑलरेडी बनाया है, हमने सीखा है कि जिलों को किस तरह से पश्चिम से पूर्व याद किया जाए और एक एक जिला जो नॉर्थ बिहार में है और साउथ बिहार में हम याद करना समझ गए हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो आप उस वीडियो लेक्चर में जाएं जिसमें हम बिहार का मानचित्र बनाना सिखा रहे हैं, उसको जाएँ, उसको अच्छे से देखें, 2-3 बार देखें और इसके बाद आपको ये जिले कंठस्थ हो जाने चाहिए कि उत्तर बिहार में कौन सा जिला और दक्षिण बिहार में कौन सा जिला और मैप कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है वो वेस्ट चंपारण का एरिया है। यहाँ पे पाया जाता है सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज से होकर 2-3 नदियाँ बहती हैं। पहली नदी कौन सी बहती है? एक बहती है लिटिल गंडक, लिटिल गंडक। दूसरी बहती है कौन सी? ग्रेट गंडक, ग्रेट गंडक। और यहीं के आसपास से निकलती है क्या? बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये 3 नदियाँ ये सोमेश्वर रेंज के आसपास से होकर बहती हैं, लेकिन ये तीनों नदियाँ जो हैं, देखो ये पहाड़ है और इस पहाड़ के बीचों बीच से होकर निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं भी पहाड़ के ये ऊपर से होकर नहीं गिरती है। अगर ऊपर से गिरेगी तभी ये क्या होगा? झरना बहाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर से नहीं गिरती है, ये साइड से होकर निकल जाती हैं, घाटी से होकर निकल जाती हैं, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का जलप्रपात का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि नॉर्थ बिहार में केवल एक ही पहाड़ी एरिया है जो कि वेस्ट चंपारण में है। अगर यहाँ पे किसी तरह का जलप्रपात नहीं है तो डेफिनेटली इन एरियाज में तो कहीं भी नहीं ही होगा। तो हमको क्या करना है? सिंपली याद रखना है कि गंगा नदी के उत्तर में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन में पूछता है कि कोई जलप्रपात का नाम दे दिया और उसमें पूछा कि ये जिले से होकर ये जिले में क्या ये जलप्रपात है, कौन से जिले में जलप्रपात है, आप इसको ऑप्शन में सही करो। तो अगर आपको याद होगा कि नॉर्थ बिहार में किसी तरह का जलप्रपात नहीं पाया जाता है और नॉर्थ बिहार में कौन कौन से जिले हैं, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर लिख पाएंगे और आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा नदी के साउथ में। गंगा नदी के साउथ में हम जानते हैं कि ये जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया जो है ये पठारी एरिया है, प्लेटू है। यहाँ पे रोहतास प्लेटू है। अच्छा, रोहतास प्लेटू के बाद कौन सा एरिया पड़ता है? कैमूर, रोहतास, यहाँ से औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। ये हमने याद किया हुआ है जिलों को, इसको हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से इन जिलों को आप याद कीजिए। देखिए बार बार कह रहा हूँ, जिलों को याद नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चीज़ें बहुत आसानी से बन सकती हैं अगर सारे जिले याद रहेंगे। देखो यहाँ से होकर कौन सी नदी बहती है? हमने नदी वाले सेक्शन में देखा था, करमनासा नदी बहती है। और यहाँ से होकर कौन सी नदी बहती है? सोन बहती है। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट होता है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट होता है। ये दोनों रोहतास के पठार का हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कई तरह की छोटी छोटी जलधाराएं हैं जो कि करमनासा और सोन में मिलती हैं। जैसे जैसे स्लोप मिलता है वैसे वैसे वो छोटी छोटी जलधाराएं जाकर करमनासा और सोन में मिलती हैं और इसी कारण इस एरिया में सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाया जाता है। रोहतास के पठार में सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाया जाता है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी धाराएं इधर के डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती हैं जो कि छोटी छोटी, जैसे फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, इनकी सहायक नदियाँ होंगी, किउल हो गई। इसके बाद इधर चंदन रिवर। तो ये छोटी छोटी जो रिवर्स हैं इन पर भी धाराएँ जो इनकी आती हैं, इसकी वजह से भी जलप्रपात का निर्माण इस एरिया में होता है। ठीक है, देखो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान में रखो। इसमें हमने जिला, जलप्रपात, नदी किस नदी पे और ऊंचाई उस जलप्रपात की कितनी है जो कि फाइंड आउट है, जो कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से ली गई है, वो हमने यहाँ पे इस चार्ट में दिया है। तो आप इस चार्ट को देखें और समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाए गए हैं। आप देखिए रोहतास के पठार में, यानी कैमूर और रोहतास इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास के पठार को अलग क्यों कहते हैं? क्योंकि सोन नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से रोहतास के पठार को अलग कर देती है। इसीलिए कभी भी सोन नदी के जो वेस्ट का हिस्सा है वो रोहतास का पठार वो हम अलग देखते हैं, और सोन नदी के जो राइट का हिस्सा है, जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, उसको हम अलग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कैमूर और रोहतास में देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है जलप्रपात? सुअरा जलप्रपात।
सूरा जलप्रपात के बारे में हम बात करते हैं, मिटा दें इसको। देखिए सूरा नाम की एक रिवर है, देखिए कर्मनाशा है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है दुर्गावती और इसकी ट्रिब्यूटरी है सुअरा। ओके, ये सुअरा रिवर जो है, ये सुअरा रिवर के दो हिस्से हैं, एक है पूर्वी हिस्सा और दूसरा है पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो ये पूर्वी हिस्सा पे जो है ये सुअरा जलप्रपात जो है ये पूर्वी हिस्से पे बनाती है, यहां पे बनाएगी सुअरा वाटरफॉल। ठीक है, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो क्या बनाता है, तेलहर जलप्रपात बनाता है, तेलहर। देखिए सुअरा जलप्रपात और तेलहर जलप्रपात ये दोनों ही सोहरा नदी पर बनाए जाते हैं। कैसे होता है, एक रिवर एक ही है लेकिन बीच में कोई हाइट वाला जगह आ गया होगा तो रिवर की दो धाराएं हो गई, दो धाराएं होंगी तो क्या हुआ कि एक धारा इधर से गई, एक धारा इधर से गई, दोनों नीचे गिर रही है लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे नीचे गिर रही हैं। दोनों अलग अलग जगह पे नीचे गिरने की वजह से क्या है, देखिए यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है। सुअरा का जो हाइट है वो कितना है, 120 मीटर हाइट है, यानी कि इसका हाइट इसका हाइट कितना है, 80 मीटर हाइट है। इसके हाइट से ये हाइट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे नहाने धोने, कपड़ा धोने, नहाने, स्विमिंग करने, बोटिंग करने में कोई मनाही नहीं है। मनाही कहाँ है, तेलहर में मनाही है। मनाही तेलहर में क्यों है, क्योंकि तेलहर जो है वाटरफॉल, अगर आप देखेंगे तो तेलहर वाटरफॉल ये अगर सपोज वाटरफॉल का एरिया हो गया तो कुछ इस तरह से है, पानी ऐसे गिरता है और यहाँ से आकर वो व्रिल होता है, ऐसे ऐसे नाचता है पानी, इसके बाद आगे बढ़ता है। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से अगर आप इसमें जाकर जंप करेंगे तो यहाँ से चांसेस कम है कि आप निकलें। और दूसरी बात क्या है कि ये जो एरिया है वो तीनों साइड से पहाड़ी से इस तरह से घिरा हुआ है और पानी गिरता है ऐसे, तो आप पानी फिर आगे बढ़ जाता है तो आपको यहाँ नहाने की जगह नहीं मिलती है कहीं पे भी, आप यहाँ नहा नहीं पाइएगा कहीं पे भी। पानी जो गिरेगा इधर से आकर आप इसमें नहा नहीं पाइएगा। इसके लिए ही तेलहर में किसी भी तरह का चीज़ स्विमिंग करना, बाथिंग करना या किसी भी तरह की एक्टिविटी करना मना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सुखलदरी। सुखलदरी जो है वो कन्हर नदी पर यह जलप्रपात है। कन्हर जो नदी है वो देखिए बेसिकली बहती कहाँ है, बिहार में नहीं बहती है, वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बिहार पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से उसकी सीमाएं टच करती हैं। सोनभद्र, देखिए कन्हर रिवर जो है, कन्हर ये कहाँ है, सोनभद्र में, सोनभद्र में ये सुखलदारी, सुखलदारी, सुखलदरी जो जलप्रपात है वो कन्हर रिवर पे है और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये क्या होता है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है, सोन नदी से जाकर ये मिल जाती है। ये कन्हर रिवर सोन नदी से जाकर, सोन रिवर से जाकर मिल जाती है। कहाँ पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कैसा है, अगर आप मैप देखोगे तो यूपी का सबसे लास्ट ईस्टर्न वाला पार्ट कैसा है, वो ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे एमपी हो जाता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाता है, यहाँ पे झारखंड हो जाता है और यहाँ पे बिहार हो जाता है। ठीक है, और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, सोनभद्र। याद रहेगा, सोनभद्र सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जौनपुर। पता कीजिए जौनपुर है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है और यहीं पे कन्हर नदी पे सोनभद्र के पास ये जलप्रपात बनता है। कौन सा, सुखलदरी। ये जलप्रपात बिहार के कैमूर के एरिया में गिरता है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि सुखलदारी जो है वो कन्हर नदी पर जलप्रपात है और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये जलप्रपात पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है धुआं कुंड। धुआं कुंड जो है ये रोहतास में सासाराम के पास पाया जाता है। धुआं कुंड, देखो धुआं कुंड और यहाँ देखो नीचे में मंझार कुंड, ये दोनों सेम रिवर पे, काव रिवर और काव रिवर दोनों को एक साथ देखो। यहाँ पे धुआं कुंड और यहाँ पे मंझार कुंड, ये दोनों काव रिवर पर बने हुए हैं। यहाँ पे धुआं कुंड में एक और रिवर हो जाता है धोब रिवर। तो धोब रिवर और काव रिवर पर धुआं कुंड बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात है, धुआं कुंड और मंझार कुंड जो है, इन दोनों कुंड पे जो रिजर्वायर एक बनाया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की भी बातें की जाती रही हैं। देखिए यहाँ पे 50 to 100 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
इसका प्रोडक्शन की फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है धुआं कुंड और झंझार कुंड में। ये कहाँ पर है? दोनों सासाराम में है। सासाराम, सासाराम कहाँ है? रोहतास में। रोहतास का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सासाराम, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्थित है। कौन सी? धुआं कुंड और मंझार कुंड। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो है यहाँ पे रक्षाबंधन का फेस्टिवल। रक्षाबंधन पे यहाँ पे मेला लगता है, रक्षाबंधन का मेला लगता है। यहाँ पर भाई और बहन आते हैं मंझार कुंड और धुआं कुंड में, और बहनें जो हैं वो भाइयों को राखी बांधती हैं। तो ये चीज़, एक चीज़ दिमाग में रहेगा कि धुआं कुंड और मंझार कुंड में क्या है? रक्षाबंधन का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दुर्गावती। दुर्गावती का हमने देखा है, दुर्गावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? दुर्गावती ट्रिब्यूटरी है कर्मनाशा नदी के। दुर्गावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? कर्मनाशा की, ठीक है। कर्मनाशा नदी की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे क्या है? इस रिवर पे बना है दुर्गावती वाटरफॉल, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर। अगर हम दुर्गावती वाटरफॉल की बात करते हैं तो दुर्गावती वाटरफॉल के एरिया में ही दुर्गावती रिजर्वायर भी बनाया गया है। चलो नेक्स्ट है खुआरदी। ये असाने रिवर पे है। असाने रिवर जो है वो असाने रिवर जो है वो सोन की सहायक नदी है। असाने रिवर ये सहायक है किसकी? सोन की। और इसकी सहायक कौन सी रिवर है? ये गायघाट रिवर, गायघाट। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? देखो, असाने रिवर किसका है? ट्रिब्यूटरी सोन का। और असाने का ट्रिब्यूटरी कौन है? गायघाट। तो असाने पर कौन सा वाटरफॉल है? खुआरीदा। इसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर। यानी इस एरिया में पाए जाने वाला ये सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है। खुआरदी में असाने रिवर पर ये खुआरदी वाटरफॉल है। इसके बाद रकीम कुंड वाटरफॉल जो है वो गायघाट रिवर पे है। इसकी हाइट कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है। ये असाने रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद क्या है? ओखारिन कुंड गोपथ रिवर पे है, जो कि इसकी हाइट कितनी है? 90 मीटर है। देवदारी जो है वो कर्मनाशा नदी पे है, ठीक है। इसकी हाइट 58 मीटर है। ये चीज़ क्लियर होती जा रही है? देवदारी कर्मनाशा नदी पे है जिसकी हाइट 58 मीटर है। इसके बाद देखो करकत और मंझार कुंड के बारे में हमने बातचीत कर ली है। करकत के बारे में हम थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। करकत जो है वो कैमूर हिल्स पे है। बहुत सारी करकत पे बहुत सारे वहाँ पे खेलकूद के और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। वहाँ पे बोटिंग होती है, स्विमिंग होती है, हर तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ के लोग वहाँ पे करते हैं। सरकार उसको बहुत प्रमोट करती है। करकत जो है वो जो अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा? देखो करकत जो है वो करकत जो है वो मुंगेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारा, वहाँ पे ये करकत वाटरफॉल है जहाँ पे बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग इत्यादि की जाती है, ठीक है। ये मुंगेर हिल्स में। चलो इसके बाद हम बात करते हैं सबसे नेक्स्ट जो एरिया है वो भोजपुर का एरिया। भोजपुर में कौन सा जलप्रपात है? जियारखंड जलप्रपात। किस नदी पे है? फुलवरिया नदी पे पाया जाता है, ठीक है। इसकी भी हाइट एज सच कहीं पे मेंशन नहीं की गई है। चलो नेक्स्ट क्या है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में क्या है? ककोलत जलप्रपात एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है। ककोला जलप्रपात अगर देखोगे तो जिस तरह से कोई बीच होता है ना, समुद्र का किनारा, समुद्री बीच, उस तरह से ककोला जलप्रपात है, ठीक है। देखो जलप्रपात ऐसे है और इसके बाद एक लंबा डिस्टेंस तक पानी ऐसे गिरता है और लंबी दूरी तक बहता है और बह के साइड से निकल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके और एकदम आराम से अंदर तक जाते हैं, खूब नहाते धोते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ककोलत नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। देखो ककोलत जो है ये किसी नदी पे नहीं है। ककोलत एक जगह का नाम है जहाँ पे ये वाटरफॉल पाया जाता है। हमने पढ़ा है क्या, बिहार का मैप अगर हम देखें तो जो साउथ बिहार का एरिया है, साउथ बिहार का जो एरिया है, तो ये यहाँ पे नवादा पड़ता है। नवादा के ठीक नीचे यहाँ पड़ता है हजारीबाग और यहाँ पड़ता है कोडरमा। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे कौन सा रेंज पाया जाता है? टिकवा रेंज,
टिकटिकवा, टिकटिकवा रेंज पाया जाता है। तो टिकटिकवा रेंज सपोज अगर ऐसा टिकटिकवा रेंज है तो ये आगे जाके नवादा पे ऐसे फ्लैट हो गया और डाउन धीरे धीरे हो गया। तो ये जो एरिया डाउन होता है यहीं पे ये कोकलत वाला वाटरफॉल पाया जाता है। यहाँ पे कोई रिवर नहीं है। तो जैसे ये जो पठारी एरिया है तो मान लो 7 जगह से अलग अलग पानी जो है बरसाती पानी या कोई जैसे पठार के एरिया में या पहाड़ के एरिया में ऐसा होता है कि जो पोरस रॉक होती है उसमें पानी ऊपर से जब बारिश होती है तो वो गिरकर बैठा रहता है और जब उस पर प्रेशर बढ़ता है तो वो अपना एक सोता खोजकर स्रोत खोजकर बाहर निकलता है। तो 7 जगह से धाराएं आती हैं और ये 7 धाराएं जाकर एक जगह मिल जाती हैं। जिस तरह से सप्तकोशी हमने पढ़ा था ना, उसी तरह से यहाँ पे भी 7 धाराएं। तो याद रखना 7 धाराओं से ककोलत जलप्रपात का निर्माण होता है जो कि कोडरमा के पठार से आती हैं वो धाराएं। ठीक है, तो ये था हमारा वाटरफॉल के बारे में। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, ये स्टैटिकल चीज़ है। केवल अगर इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखोगे ना तो एग्जाम का सारा काम हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ककोलत जलप्रपात के साथ एक कहानी भी जुड़ा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे। उन राजा को श्राप मिला था कि तुम अजगर हो जाओ, किसी ऋषि मुनि का कुछ कर दिए होंगे तो श्राप मिल गया होगा। तो वो अजगर हो गए और अजगर होकर ये ककोलत जलप्रपात के नीचे बैठे रहते थे। द्वापर युग में देख, एक युग के बाद जब जो हमारे पांडव हैं ये वनवास पे गए, 12 साल के एग्जाइल पे गए, और वो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे उन लोगों ने किसी भी तरह इनका उद्धार कर दिया, अजगर से वापस मानव बन गए। तो वो जो राजा थे उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया, एक तरह से वादा किया कि यहाँ पे आकर जो भी नहाएगा वो कभी सर्प योनि में अजगर वजगर कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए लोग यहाँ जाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि अगले जन्म में हम स्नैक वैक ना बने। ठीक है, तो ये एक इसके साथ मैथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है। ये सारी स्टोरीज हमको क्यों बतानी होती है क्लासरूम में, क्योंकि इन स्टोरीज के माध्यम से आप रिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को और याद रखने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें, जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, और जो लोग क्लासरूम में हैं वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, एक एक चीज़ को जाएं और जैसे जैसे मैंने रिलेट करके बताया है वैसे वैसे जाके पढ़ें, नोटबुक उलट के, पन्नों को पलट के, ताकि वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाए। और ये चीज़ हमेशा याद रहे कि गंगा नदी के साउथ में और गंगा नदी के नॉर्थ में क्या डिफरेंस है, फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस है। देखिए इन सब चीज़ों से बहुत असर पड़ता है हमको कोई भी चीज़ कंठस्थ करने में, कोई भी चीज़ याद करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा क्या बच गया इसमें सेक्शन में। एक सॉइल बच गया है, फॉरेस्ट वगैरह बच गए हैं और इस हॉट वाटर स्प्रिंग बच गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।